हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयशा। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। जितने भी हमारे प्लानट पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स है, वो सभी डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती थी पहले, हालांकि अब इतनी नहीं मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सभी डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पर, बट कुछ रीजंस की वजह से जो है फॉरेस्ट कट की जाने लगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इसी वजह से ये है कि हमारे जितने भी एनिमल्स और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अब वो कम हो गए हमारे इंडिया में। पहले हमारे इंडिया में चीता काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। नेपाल और इंडिया दो ऐसी कंट्री थी जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा चीता देखने के लिए मिलते थे या फिर टाइगर। बट लेकिन अब इतना देखने के लिए हमें नहीं मिलते। जैसे कि पिंक हेड डक है, वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। और एक ट्री होता है महुआ, ठीक है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता था पहले के समय में। बट अब ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनको कट किए जाने लगा कुछ रीजंस की वजह से। तो इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व करना है वही पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर, सॉइल। अगर हम कंजर्व करके रखेंगे हर चीज़ को तो इससे क्या है, हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इससे हमारी क्या है बचे रहेंगे और हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। आप एक फूड चेन को ध्यान रखिए, हम एक दूसरे पर डिपेंडेड करते हैं। जितने भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं और हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से एक फूड चेन बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारी, अगर हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे, हमारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये भी बचे रहेंगे साथ में। और जो स्पीसीज की ग्रोथ के लिए जो कि प्लांट एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। 1960s और 70s में ऐसे लोग थे जिनको कंजर्वेशनिस्ट बोला जाता है। उन्होंने डिमांड करी नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। मतलब इसमें क्या था, इस एक्ट में कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स थे जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिस्ट आई थी, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो हमारा एक्ट था ये 1972 में इम्प्लीमेंटेड हुआ। इसमें क्या था, इस एक्ट में काफ़ी सारे जो हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई थी। इस तरीके से एक ऑल इंडिया लिस्ट पब्लिश्ड हुई थी जिसमें काफ़ी सारे स्पीशीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई। इस एक्ट में क्या हुआ, जितनी भी हंटिंग एक्टिविटीज़ थी उनको बैन कर दिया गया। अगर फिर भी कोई भी एनिमल्स को हार्म करता था या फिर उनको हंटिंग करता था तो उसके लिए एक लीगल एक्शन लिया जाता था। और जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड हुआ करता था अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया से टाइगर का जो ट्रेड था काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इसलिए वो जो ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया ट्रेड करने के लिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाई, ठीक है, जिससे कि हम जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि इधर टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर्स, एशियाटिक लायन और 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ सेवरल प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, जो हमारी अथॉरिटी है इंडिया की, जो गवर्नमेंट है, उनको ये रियलाइज़ हुआ जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है इंडिया में। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि इंडिया से पोचिंग फॉर ट्रेड, मतलब कि इंडिया से जो टाइगर था उसकी ट्रेड हो रहा था। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते थे, फिर आगे जाके अपनी कंट्रीज़ में उनको बेचते थे पैसा अर्न करने के लिए। क्योंकि जितने भी एनिमल्स थे उस टाइम पर टाइगर एक ऐसा एनिमल्स है जिसको ट्रेड करते थे और आगे जाकर उनको बेचते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको अर्निंग होती थी। दूसरा, वो उनको हंटिंग एक्टिविटीज़ करते थे, दूसरा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या था, टाइगर की पॉपुलेशन भी कम हुई। और तीसरा क्या रीज़न था, जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, इसी वजह से क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन साथ ही डिक्रीज़ होती जा रही थी। जो टाइगर की स्किन्स और जो उसके बोन्स हैं, ठीक है, उनका भी ट्रेड हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन्स और टाइगर की बोन से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनती थी, ठीक है। तो उनके लिए उनको टाइगर को हंट किया जाता था और उनकी स्किन्स और बोन्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनती थी उसकी स्किन्स और बोन से।
सिंस इंडिया और नेपाल जो था एक ये ऐसी दोनों कंट्री थी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था 1973 में। क्यों? क्योंकि ये इंडेंजर स्पीसीज़ हैं टाइगर की इंडिया में, उनको सेव करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। कुछ मतलब मेजर कंजर्वेशंस आई टाइगर को सेव करने के लिए। ठीक है। जैसे कि कुछ पार्क बनाए गए जिससे कि टाइगर में वहाँ पर हम उनको सेव कर सके। उन पार्क के बारे में हम देखते हैं। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आज के टाइम में बहुत कॉमन है, लोग बाग बहुत जाते हैं वहाँ घूमने के लिए। दूसरा है हमारा सुंदरबंस नेशनल पार्क। ठीक है। तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क और चौथा है बंधवगढ़ नेशनल पार्क और पांचवा है मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है। और हमारा लास्ट है परियर टाइगर रिजर्व। तो आपके बारे में हमें कुछ प्रोजेक्ट टाइगर में पूछा गया, तो आप इनको लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंजर्वेशंस बताइए जो कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए उस टाइम पर बनाई गई थी। तो ये सारे हमारे पार्क हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहला है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? ये एक मतलब गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा मैनेज्ड किया जाता है। ठीक है। ये मोर देन मतलब कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उसके जो हाफ फॉरेस्ट हैं वो उनको डिक्लेयर किया गया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब कि वो रिजर्व रहेंगे, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। और ये जो इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की साइड, महाराष्ट्र। ठीक है। ये सारी जगह हैं जहाँ पे हमें रिजर्व फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसको मैनेज कौन करता था? गवर्नमेंट। और जितना भी हमारे फॉरेस्ट की जो पूरा एरिया है, हाफ एरिया जो है उसको डिक्लेयर कर देगा कि रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी क्या कहते थे कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको मैनेज किया जाता था। इसमें जो 1/3 मतलब कि 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया था उसको प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता था। ठीक है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने डिक्लेयर करा कि 1/3 एरिया है हमारे फॉरेस्ट एरिया का, उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया। ये जो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसको ये हमें कहाँ मिलते हैं ज़्यादा देखने के लिए? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये जो हमारे दोनों फॉरेस्ट थे, ये हमें क्या है, सिर्फ इनके लिए, इनमें कोई भी छेड़खानी या उनको कट करने नहीं जाएगा। ठीक है। कुछ भी मतलब उनको कट करने के लिए, फिर उनके जो लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं वुड की, ठीक है, तो उनके लिए वो काटा नहीं जाएगा। सिर्फ ये हमारे रिजर्व रहेंगे क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस जिससे कि हमारा बना रहे। तीसरा था हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट था, ये दोनों तरीके से मैनेज किया जाता था। ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे इनके द्वारा भी, और कम्युनिटीज़ के द्वारा। कम्युनिटीज़ मतलब जो भी वहाँ पे ट्राइब सोसाइटीज़ थी जो फॉरेस्ट एरिया के पास रहती थी, वो भी साथ में गवर्नमेंट के साथ साथ वो भी इनको मैनेज करके रखते थे। ये जो थे फॉरेस्ट, ये अदर वेस्टलैंड फॉरेस्ट थे। ठीक है। जितने भी हमारा जो फॉरेस्ट कट करके जाते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं उनका, ठीक है, तो इसी एरिया से जो है ये फॉरेस्ट कट किए जाते थे। ये इस तरीके से जो हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, ये ईस्टर्न स्टेट्स और जो पार्ट है गुजरात का, वहाँ देखने के लिए हमें ज़्यादातर मिलते हैं। हम पढ़ते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। जो परमानेंट फॉरेस्ट है, इसमें ये कि हमारे रिजर्व्ड और जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, जो कि हमने पीछे पढ़े थे अभी, रिजर्व्ड और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये इसमें उनको कहा जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है। ये परमानेंट रहेंगे, इनको काटा नहीं जाएगा। ये जो मेंटेन मतलब कि जो टिम्बर या फिर अदर फॉरेस्ट में कुछ प्रोड्यूस करने के लिए ये उनके लिए रखे जाते थे। ये फॉरेस्ट इनको कट करने के लिए पर्पसेस से नहीं रखते थे। ठीक है। इनको मतलब इनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस जिससे कि बना रहे और उनको कट ना किया, क्योंकि 33% हमारे देश के लिए मतलब फॉरेस्ट होने चाहिए जो उनको कट नहीं करने चाहिए। ठीक है। ऐसे हमें जो फॉरेस्ट है कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? मध्य प्रदेश, जो काफ़ी ज़्यादा एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर परमानेंट फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। 75% जो है मतलब जो पूरा टोटल फॉरेस्ट एरिया है हमें देखने के लिए मिलता है परमानेंट फॉरेस्ट, जिसमें कौन से फॉरेस्ट आते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब जो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, अब जो भी फॉरेस्ट के पास जितनी भी कम्युनिटी रहती थी, जो ट्राइबल पीपल, उन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या तरीके अपनाए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
हालांकि जो हमारी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हमारी कंट्री के लिए न्यू नहीं थी। इंडिया के कुछ एरियाज़ में जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो भी स्ट्रगल कर रही थी अपने हैबिटेट्स को बचाने के लिए। पहला था, इसमें हम देखते हैं जो कम्युनिटीज़ ने करा था। पहला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसमें क्या था, जो राजस्थान के विलेजर्स थे उन्होंने एक उनके जो माइनिंग एक्टिविटी होती थी उसके खिलाफ लड़े, ठीक है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी इससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कट किए जा रहे थे माइनिंग एक्टिविटी के लिए। तो राजस्थान के जो विलेजर्स लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ लड़े वो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट था, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसकी हेल्प के थ्रू उन्होंने जो माइनिंग एक्टिविटी थी वहाँ पे उन्होंने राजस्थान में रोक दी। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर। इसमें क्या था, 5 विलेजेस थे। अलवर जो डिस्ट्रिक्ट थे इसमें 5 विलेजेस थे। इसमें जो ज़मीन थी 1200 हेक्टर्स, फॉरेस्ट की जो ज़मीन थी 1200 हेक्टर्स, उसको नाम दिया गया भैरवदेव दाकप सेंचुरी, ठीक है। नाम दिया गया भैरवदेव दाकप सेंचुरी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विलेजेस के लोग थे उन्होंने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन सेट किए, ठीक है। और जो भी यहाँ पे बाहर आउटसाइड से हंटिंग करने के लिए आते थे लोग, उनको वो अलाउ नहीं करते थे। और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे उनको प्रोटेक्ट करते थे वो। तीसरा है हमारा चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट क्या है, ये स्टार्ट हुआ था हिमालयज़ में। ये एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था। क्या था, नॉन वायलेंस। इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़े शांति से ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसका एम था इस मूवमेंट का कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि फॉरेस्ट को कट कर रहे थे। तो उन्होंने फॉरेस्ट को कट करने के कि मतलब ताकि उनको कट ना किया जाए, उस तरीके से जो लोग थे वो पेड़ से ऐसे इस तरीके से चिपक गए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं चिपकू मूवमेंट। इस मूवमेंट था जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा था, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा था, साथ में वो तो रुका ही, पर लेकिन इसमें साथ में प्रमोट भी किया एफोरेस्टेशन को। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना। चौथा था हमारा बीज बचाओ आंदोलन। ये जो हमारा आंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था 1980s में। उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट है तहरी, वहाँ पर कहाँ पर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तहरी में, उत्तराखंड में एक जगह है डिस्ट्रिक्ट तहरी, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था 1980s में। ये पहले लॉन्च्ड हुआ था कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। फार्मर्स के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, सॉरी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन एम था इस आंदोलन का, कि उनका ये था कि वहाँ पर जो कुछ लोग थे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन ज़्यादा करने के लिए वो केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फर्टिलाइज़र करने के लिए जगह को केमिकल्स का वो यूज़ कर रहे थे। तो वो जो लोग थे वो चाहते नहीं थे कि केमिकल्स का यूज़ हो, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ करने से जो है सॉइल जो ख़राब हो जाती है। तो वो चाहते थे कि जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं हम उनको ही यूज़ करें और केमिकल्स को यूज़ ना करें। तो इसको बोला जाता है, इसी की नाम दिया गया था बीज बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट हमारा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में JFM। इंडिया में ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक काफ़ी सारी जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो आप इसलिए इसका नाम रखा गया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें लोकल कम्युनिटीज़ थी वो सभी इन्वॉल्व हुई थी एक साथ फॉरेस्ट को बचाने के लिए और उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए। ये पहले स्टार्टेड हुआ था जो उड़ीसा स्टेट है 1988 में, वहाँ पर, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा स्टेट में 1988 में। ये जो कम्युनिटी थी इसमें गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट के पास जो लोग रहते हैं ट्राइब पीपल, उनको ये जो कम्युनिटी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गवर्नमेंट ने कि तुमको जो है ये फॉरेस्ट की प्रोटेक्ट करना है, मतलब, ठीक है। फॉरेस्ट को किसी को भी काटने नहीं देना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। इन रिटर्न में क्या करती थी, जितनी भी कम्युनिटी थी जो प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट को, गवर्नमेंट उनको क्या करती थी, एक राइट दिया उन्होंने कि जितनी भी कम्युनिटी थी जो फॉरेस्ट थिंग्स हैं, जैसे कि वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ करने का उनको राइट दिया था कम्युनिटी को गवर्नमेंट ने। उसके बदले में वो क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट को। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिटीज़ ने क्या मेथड्स अपनाए थे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो आप ये जो हमारे 5 मेथड है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था हमारा, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड हो चुके हैं। तो जो हमारे इस बार सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, वही हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।